क्या इंडियन एयरफोर्स ने सच में चाइना को एयर पावर रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है? क्या पीपल लिबरेशन आर्मी अभी से ही भारत के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की प्रैक्टिस करने लगा है? और क्या रफाल के फ्यूज़ेलाज को फ्रांस से बाहर पहली बार भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की तरफ से है। अभी भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की छठी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स के तौर पर रैंक किया गया है। सबसे खास बात यह कि इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको अभी 7th पोजीशन मिला है। अगर इस रैंकिंग की बात करें तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी, एयरक्राफ्ट की क्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल रेडीनेस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी जैसे कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर को इवैल्यूएट किया गया है। रैंकिंग के हिसाब से पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट नेवी और तीसरे पर रशियन एयरफोर्स को प्लेस किया गया है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स जापान, इजराइल और फ्रांस जैसी एडवांस एयरफोर्स को भी पीछे छोड़कर 6th पोजीशन पर मौजूद है। सबसे खास बात यह कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपने सबसे बड़े मॉडर्नाइजेशन फेज से गुजर रहा है। एक तरफ तेजस मार्क 1 की इंडक्शन शुरू होने वाली, तो दूसरी तरफ रफाल फ्लीट को एक्सपेंड किया जा रहा है। साथ ही सुपर सुके अपग्रेड प्रोग्राम, तेजस मार्क 2 और फ्यूचर में एमका जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क और इंडिजिनस मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी भारत की एयर पावर रैंकिंग को मजबूत बनाने में यहाँ पर काफ़ी मेजर रोल को प्ले कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार मजबूत होता जा रहा है। हालांकि चाइना भी J-20 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ अपनी एयरफोर्स को काफी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है, लेकिन अभी के लिए इंटरनेशनल असेसमेंट में इंडियन एयरफोर्स को पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से एक कदम आगे दिखाया जा रहा है। अब अगर इस लिस्ट में से यूनाइटेड स्टेट की आर्मी, नेवी और मरीन कोर को हटा दिया जाएगा और सिर्फ एयरफोर्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स पहले नंबर पर, रशियन एयरफोर्स दूसरे नंबर पर और इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रहने वाली है और चाइना 4th पोजीशन पर मौजूद होने वाला है। हालांकि वर्तमान के हालात में चाइनीज एयरफोर्स की स्ट्रेंथ भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 300 के आसपास 5th जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि भारत के पास अभी एक भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। जिस वजह से इस रैंकिंग को लेकर काफी सवाल किया जा रहा है। लेकिन ये जो रैंकिंग है ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरफ से बनाया गया है, तो जिनको भी इसको लेकर कोई सवाल पूछना है वो उनको जाके पूछ सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लॉइटरिंग मुनीशन यानी वन वे अटैक ड्रोन्स की तरफ से है। अभी भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर अभी इंडियन आर्मी के लिए 850 वन वे अटैक ड्रोन्स की डील में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लोएस्ट बिडर यानी L1 बिडर घोषित किया गया है। सबसे खास बात यह कि इंडियन आर्मी के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंदर ये पहला मेजर लॉइटरिंग मुनीशन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अब इस ऑर्डर को सिर्फ किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि फास्टर प्रोडक्शन और जल्दी डिलीवरी के लिए इस ऑर्डर को अभी 2 कंपनीज के बीच डिवाइड करने की बात सामने आई है। इसमें से टाटा एडवांस सिस्टम को 64% और निब्बे डिफेंस को 36% ऑर्डर मिलने की संभावना बताई जा रही है। फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 6 महीने के अंदर ही डिलीवरी को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगर इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये लॉइटरिंग मुनीशन, सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों कैपेबिलिटी को परफॉर्म करने लायक होने वाले हैं। ये ड्रोन्स टारगेट एरिया के ऊपर कुछ समय तक लॉइटर कर सकते हैं और टारगेट कंफर्म होने के बाद सही समय आने पर उस पर अटैक को कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में ऐसे ड्रोन काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं। सबसे खास बात यह कि इन ड्रोन्स के इंडक्शन के बाद इंडियन आर्मी को वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पर टाइम सेंसिटिव टारगेट को बिना आर्टिलरी या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट का इंतजार किए तुरंत ही एंगेज करने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। साथ ही ये प्रोक्योरमेंट आत्मनिर्भर भारत को और भी मजबूत करने वाला है, क्योंकि दोनों कंपनीज इंडिजिनस अनमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कोई भी इंपोर्टेड पार्ट या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
अगला अपडेट चाइना की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ से है, जिसमें चाइना की तरफ से एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश किया गया था। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, जिसमें 370 mm स्टैंडर्ड की गाइडेड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके चाइना की तरफ से भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने की कोशिश किया गया था। हालांकि इस एक्सरसाइज की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि चाइना फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपनी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को पता है कि पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट में भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ही भारत के सबसे ताकतवर एसेट बनकर सामने आए थे, जिसमें S-400 सिस्टम भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का बैकबोन रहा था। और इसी वजह से फ्यूचर में अगर चाइना के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी चाइना के लिए ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इस वजह से चाइना की तरफ से अभी से ही इनको ईयरली आवर में ही डिस्ट्रॉय करने का प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसको पीपल लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से कंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड 370 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और इनर्शियल गाइडेंस की मदद से हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट को एक्यूरेटली एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना अभी सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक्स और प्रिसीजन रॉकेट को कंबाइन करके भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह कि S-400 सिस्टम कभी भी एक स्टैंड अलोन सिस्टम के तौर पर काम नहीं करता है। इसको अभी भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा मोबिलिटी, डिकॉयज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन और फ्यूचर इंडिजिनस प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट कूसा के इंटीग्रेशन के साथ इसकी सर्वाइवलिटी और भी बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर चाइना की एक्सरसाइज एक वार्निंग से ज्यादा मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर का ट्रेंड को दिखाता है, जिसमें ये साफ हो जाता है कि फ्यूचर बैटलफील्ड में सिर्फ पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम होना इनफ नहीं होने वाला है, बल्कि उन्हें कंटिन्यूसली रिलोकेट करना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना और मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर इसको ऑपरेट करना उतना ही जरूरी होने वाला है। अगला अपडेट भारत के रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरफ से है। अब जब से भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया है, तब से इसको मेक इन इंडिया के अंदर भारत में बनाना और इसकी कंपोनेंट को लोकलाइज करने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के अदिवटला एरोस्पेस पार्क में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जा चुका है, जहां पर अभी रफाल की फ्यूजलाज सेक्शन को बनाया जाने वाला है। सबसे खास बात यह कि यह पहली बार है जब रफाल की फ्यूजलाज सेक्शन को फ्रांस से बाहर किसी दूसरे देश में बनाया जाने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच इस जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट 2025 में ही कर दिया गया था, जिसके बाद इस फैसिलिटी में रफाल के फॉरवर्ड, सेंटर और रियर फ्यूजलाज जैसे मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजिकल ईयर 2028 से यहां पर प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है और फुल कैपेसिटी पर आने के बाद यहां पर हर महीने लगभग 2 रफाल की कंप्लीट फ्यूजलाज सेक्शन को तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी खास बात यह कि यहां बनने वाले फ्यूजलाज सेक्शन सिर्फ इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के रफाल के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि फ्रांस और दूसरे इंटरनेशनल कस्टमर को भी इनको सप्लाई किया जाएगा। फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग कोई सिंपल असेंबली प्रोसेस नहीं होता है। इसके लिए एडवांस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटेड ड्रिलिंग सिस्टम, एरोस्पेस ग्रेड की कंपोजिट मटेरियल्स, डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल और डसॉल्ट एविएशन के ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी होने वाला है। यानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडियन इंजीनियर्स और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड क्लास की फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट एक्सपोजर मिलने वाला है, जो कि आगे चल के भारत को खुद की एरोस्पेस सेक्टर को डेवलप करने में मदद मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट येती को डेवलप करने के लिए इस कंपनी को अभी 151 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। सबसे खास बात यह कि प्रोजेक्ट येती एक हैवी लिफ्ट लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस एरियल लॉजिस्टिक यूएवी होने वाला है, जिसको फ्यूचर मिलिट्री और सिविलियन लॉजिस्टिक मिशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। अगर प्रोजेक्ट येती की बात करें तो इससे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग,
फिक्स्ड विंग यूएवी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी ये ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे के वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा, जबकि हवा में पहुंचने के बाद फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह एफिशिएंट फॉरवर्ड फ्लाइट को परफॉर्म करने वाला है। इस आर्किटेक्चर की वजह से मल्टीकॉप्टर ड्रोन के मुकाबले इसकी रेंज, एंड्योरेंस, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी बेहतर होने वाली है। सबसे खास बात यह कि प्रोजेक्ट यति को ऑटोनोमस एरियल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर एरियाज, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स, माउंटेन टेरेन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक मिशन में सप्लाईज को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसे रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको कन्फाइंड एरिया से भी ऑपरेट करना काफ़ी आसान होने वाला और रिमोट लोकेशन में ट्रुप के पास अम्युनिशन, राशन और इमरजेंसी सप्लाई पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट का मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारत की ऑटोनोमस एविएशन और अनमेन्ड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को काफ़ी बेहतर करने वाला है। साथ ही आईडीएफ फौज के लिए भी ये टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन से आगे बढ़कर हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक यूएवी सेगमेंट में एंट्री का एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी हम इंडियन आर्मी की एक बहुत ही पसंदीदा वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 450 कार्ल गुस्ताव मार्क 4 84 mm लाइटवेट रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी को इशू किया गया है। इस डील में लॉन्चर के अलावा मॉडर्न साइटिंग सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट्स को भी खरीदा जाने वाला है। सबसे खास बात यह कि इस बार ये लॉन्चर डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि साब के हरियाणा में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर कार्ल गुस्ताव मार्क 4 की बात करें तो ये दुनिया के सबसे एडवांस और वर्सेटाइल शोल्डर फायर्ड वेपन में से एक होते हैं। इनका वेट लगभग 7 kg के आसपास होता है, जो कि पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले काफ़ी हल्का है। ये लॉन्चर एंटी टैंक राउंड्स, एंटी बंकर अम्युनिशन, हाई एक्सप्लोजिव अम्युनिशन, स्मोक लॉन्चर्स और इल्यूमिनेशन राउंड समेत और भी कई तरह के अम्युनिशन को फायर कर सकता है। साथ ही इसमें मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और एडवांस साइटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है, जिस वजह से इसकी फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे खास बात यह कि कार्ल गुस्ताव सिस्टम सिर्फ टैंक्स के खिलाफ ही नहीं, बल्कि बंकर्स, फोर्टिफाइड पोजीशंस, लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और अर्बन वॉरफेयर ऑपरेशन में भी बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं। इस वजह से ये इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स को हाई अल्टीट्यूड हिमालय से लेकर रेगिस्तान और घने जंगल तक हर टेरेन में पावरफुल फायर सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।